देखिएगा, आज हम लोग डीएनए और आरएनए के संबंध में पढ़ेंगे। जो डीएनए और आरएनए है ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो थोड़ा देखते हैं क्या है। ये हम लोगों ने जो बनाई है फिगर, इस फिगर का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। तो ये सेल है। इस सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म या कहते हैं सेल साइटोप्लाज्म कहते हैं। हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सेल जो घिरी रहती है एक मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, एक झिल्ली से घिरी रहती है या कहीं एक परत से घिरी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की एसिड पाई जाती है, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए होता है। तो जो डीएनए और आरएनए है तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही है, तो इसलिए इनको कहते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो हमारी दो तरह की न्यूक्लिक एसिड होती है, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। तो आज हम इसी डीएनए और आरएनए के संबंध में पढ़ेंगे कि ये डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। देखिए, ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये दोनों की दोनों एसिड डीएनए भी और आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। यहां पर राइबो लगा रहे हैं और यहां पर हम लोग डीऑक्सी राइबो लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर राइबोज शुगर होती है और इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो इसमें कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसमें कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसा होते हैं? डबल स्टैंडर्ड या कहीं हम लोग डबल हेलिकल क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो यदि आप लोग डीएनए को देखेंगे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है? मतलब इस तरह के का कुछ डीएनए होता है। तो ये डीएनए हो गया है। तो डीएनए का एक स्टैंड तो ये हो गया है, वन स्टैंड तो ये हो गया है, एक स्टैंड तो ये हो गया है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकेंड स्टैंड मान लेते हैं। तो जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब स्टैंडर्ड का मतलब होता है डीएनए में इस तरह से दो रस्सी होती है, एक रस्सी इधर की तरफ को मान लेते हैं और एक रस्सी इस तरह से होती है और ये रस्सी ऐसे होती है। तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, या कहें कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जो आरएनए है वो कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो आरएनए होता है इसमें एक ही रस्सी होती है, इसमें दो रस्सी नहीं होती है। तो ये सिंगल स्टैंड है, इसमें एक ही स्टैंड होता है, या कहें कि जो आरएनए है वो एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिएगा, आप डीएनए के संबंध में पहले देखिए, जो डीएनए है वो तीन कंपोनेंट से बना होता है। कितने कंपोनेंट से बना होता है? तीन कंपोनेंट से डीएनए बनता है। तो डीएनए में तीन कंपोनेंट क्या होते हैं? एक तो डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो एक तो डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर से बनता है, दूसरा होता है इसके अंदर फोस्फेट
ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। और तीसरा जो होता है डीएनए के अंदर, वो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं या नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो जो डीएनए है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, या कहें कि जो डीएनए है वो 3 चीजों से बना है। एक का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरे का नाम है फॉस्फेट ग्रुप या कहीं फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है नाइट्रोजीनियस बेस या कहीं नाइट्रोजीनियस बेस पेयर भी हम कह सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए है और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीराइबोज। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा। तो डीऑक्सीराइबोज शब्द लिया गया है डीऑक्सीराइबोज शुगर से, और न्यूक्लिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब ये जो होता है आरएनए होता है, इसके अंदर क्या होता है? राइबोज शुगर, इसके अंदर राइबोज शुगर इज प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो आरएनए है तो आरएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है, और राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5 होता है। तो भाई इसीलिए इसका नाम पड़ा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तो इसलिए है क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है, और राइबो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है वो कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। अब आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो चौथा पॉइंट ये है, जो डीएनए है एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल होते हैं। तो जो डीएनए है वो किसकी तरह एक्ट करता है? जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करता है। तो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल, दैट इज इट ट्रांसफर द पेरेंट्स कैरेक्टर into their नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन, तो समझिएगा इस पॉइंट को क्या कह रहा है। ये देखिए जो डीएनए है ये किसकी तरह एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि जो डीएनए है वो ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है माँ बाप की विशेषताओं को उसके आने वाली जनरेशन में। तो यदि कोई पूछ ले भाई कि माँ बाप के जितने भी कैरेक्टर उसके बच्चे में आते हैं, तो उन माँ बाप के कैरेक्टर को उसके बच्चे में कौन लेके आता है? तो माँ बाप के जितने भी कैरेक्टर उसके बच्चे में आ रहे हैं उन सभी को कौन लेके आता है? डीएनए लेके आता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और दूसरा सेक्स सेल्स में होता है। अब सेक्स भी सेल्स होती है, सेक्स सेल्स होती है। मेल के अंदर सेक्स सेल होती है स्पर्म्स, जिसको हिंदी में हम शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल के अंदर सेक्स सेल होती है ओव्यूम, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अब पुरुष के शुक्राणु में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? डीएनए बैठा है। अब उस डीएनए के अंदर क्या है? उस पिता की सारी इंफॉर्मेशन कोड हो रखी है, या कहीं की सारी इंफॉर्मेशन पिता की स्टोर है। माता का कौन है? ओव्यूम है या अंडाणु है। उस अंडाणु के अंदर कौन है? न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर उसकी मां की सारी इंफॉर्मेशन क्या है? स्टोर है। जब वो पिता और माता या कहीं कि दोनों पेरेंट्स सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे, जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे तो उन दोनों के स्पर्म और ओव्यूम मिलेंगे, और स्पर्म और ओव्यूम मिलने से एक बच्चे का निर्माण होगा। तो जैसे ही उस बच्चे का निर्माण होगा तो पिता का भी डीएनए आएगा और माता का भी डीएनए आएगा। तो कहने का मतलब 50% डीएनए माँ का आ गया और 50% डीएनए किसका आ गया है? पिता का आ गया है। तो 50% डीएनए आ गए, जिसकी वजह से
उस बच्चे में माँ के भी कैरेक्टर आ गए और पिता के भी क्या गए, कैरेक्टर आ गए। तो आपने देखा होगा कि कोई बच्चे की नाक माँ पे चली जाती है, आंखें बाप पे चली जाती हैं, बाल माँ पे चले जाते हैं, रंग बाप पे चला जाता है। तो बच्चे का जो नाक है, कान है, बाल है, रंग है, तो वो जो सारा का सारा माँ बाप पे आ रहा है, वो सब किसकी वजह से आ रहा है, डीएनए की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटीरियल की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रांसफर कर देता है माँ बाप की सभी विशेषताओं को उसके आने वाली जनरेशंस में। इसमें जो चौथा पॉइंट होता है आरएनए में, इट डज नॉट एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल होता है। तो इट डज नॉट एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल होता है। तो जो आरएनए है वो जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो आरएनए है वो पेरेंट्स के कोई भी कैरेक्टर को नहीं पहुंचाता है उसके आने वाली जनरेशन में, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वायरसेस को छोड़ के। तो वायरस में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि वायरस के अतिरिक्त जो भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर हैं या जो भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, किसी के भी अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। तो इट डज नॉट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। दिस मीन्स दैट इट डज नॉट ट्रांसफर द पेरेंट्स कैरेक्टर इनटू देयर नेक्स्ट जनरेशन होता है। तो आरएनए कभी भी पेरेंट्स के कैरेक्टर को नहीं पहुंचाता उसके आने वाली जनरेशन में, सिर्फ किसको छोड़ करके, वायरसेस को छोड़ के। तो एक्सेप्ट कौन है, वायरसेस है। तो एक्सेप्ट कौन है, वायरसेस है। तो एक्सेप्ट वायरस होता है। तो वायरस में तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। देखिए जेनेटिक मटेरियल से समझिए, जेनेटिक शब्द लिया गया है जनरेशन टू जनरेशन से, और मटेरियल मतलब मटेरियल। तो एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी चीज जो जनरेशन से जनरेशन तक पहुंचती रहती है, उसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसी कौन सी चीज है जो जनरेशन से जनरेशन पहुंचती रहती है, माँ बाप से किस में पहुंच गई, उसके बच्चों में पहुंच गई, फिर उसके बच्चों से उसके बच्चों में पहुंच गई। तो जो जनरेशन से जनरेशन तक पहुंचती रहती है, तो वो कौन सी चीज है, डीएनए है। कौन है, डीएनए। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें एक्ट करता है, सिर्फ वायरसेस में एक्ट करता है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डीएनए और आरएनए के संबंध में। चलिए बताइए, जो डीएनए है और आरएनए है वो कौन है, न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये सेल के कहां पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो सेल के कहां पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। फिर दो तरह की होती हैं, एक का नाम डीएनए है और दूसरे का नाम क्या है, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो डीएनए कौन है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए कौन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, और जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो राइबोज शुगर होती है। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि माँ बाप की विशेषताओं को ये पहुंचा देता है उसके आने वाली जनरेशन में, जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, नेक्स्ट पॉइंट डीएनए के संबंध में, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, एंड लॉन्ग लाइव्ड होता है, एंड लॉन्ग लाइव्ड होता है। लॉन्ग लाइव्ड क्या मतलब है, डीएनए और आरएनए में कंपेयर करा वैज्ञानिकों ने, और वैज्ञानिकों ने पाया कि डीएनए प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीएनए से ज्यादा कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता है, और इसी वजह से डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करता है, काम करता है। तो डीएनए जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है एंड लॉन्ग लाइव्ड। इसका मतलब है ये लंबे समय तक एग्जिस्ट भी कर सकता है। किसके उपेक्षा, आरएनए की उपेक्षा होता है। जो आरएनए है वो कैसा है, लेस स्टेबल है। लेस क्या है, अस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है शॉर्ट लाइव्ड होता है। तो यदि हम दोनों में कंपेयर करके देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्थिर मॉलिक्यूल है,
और डीएनए के मुकाबले पर कोई भी इतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है और कुछ वक्त के लिए ही एग्जिस्ट करता है, मतलब शॉर्ट लाइव्ड है। तो दोनों में देखा जाए कि दोनों में से किसका लाइफ स्पान है, तो ज़्यादा लंबे वक्त तक डीएनए रहता है और कम वक्त तक कौन रहता है, आरएनए रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो पांचवा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है शायद, ये पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये है कि जो डीएनए है उसके अंदर 4 नाइट्रोजीनियस, ये पॉइंट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए जो होता है उसके अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए होता है उसके अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। अब देखिए इधर आ जाइए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो डीएनए है वो 3 कंपोनेंट से बना है, एक तो डीऑक्सीराइबोस शुगर से, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप से और तीसरा नाइट्रोजीनियस बेस से बना है। अब ये नाइट्रोजीनियस बेस भी 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस भी। तो आपको बता रहा हूं मैं कि ये 4 तरह के कौन कौन से होते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है कि डीएनए जो है इज मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। जो पहला बेस पेयर होता है उसका नाम होता है एडेनिन होते हैं। क्या होते हैं, एडेनिन होता है, और एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से होते हैं। दूसरा जो बेस पेयर होता है उसका नाम है ग्वानिन है, और ग्वानिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तीसरा जो होता है वो साइटोसिन होता है, और साइटोसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और जो चौथा होता है वो थाइमीन होता है, और थाइमीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि भाई डीएनए जो होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। तो डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं। एक कौन है, एडेनिन है, दूसरा कौन है, ग्वानिन है, तीसरा कौन है, साइटोसिन है, और चौथा कौन है, थाइमीन है। एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और साइटोसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और थाइमीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब यहां पर जो आरएनए है, आरएनए भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कि जो आरएनए है ऑल्सो कंसिस्ट 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। तो भैया जो आरएनए है उसके अंदर भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर भी एडेनिन होता है, तो इसके अंदर भी एडेनिन होता है, और एडेनिन को पता है आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीएनए में भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं, और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। तो एडेनिन है, एडेनिन के बाद कौन होता है, ग्वानिन होता है, तो ग्वानिन होता है, तो ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोसिन कहते हैं, और साइटोसिन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है थाइमीन होना चाहिए। बट देखिए ये पॉइंट याद रखना कि डीएनए में और आरएनए में एडेनिन, इसमें भी एडेनिन, इसमें भी एडेनिन, इसमें ग्वानिन, इसमें ग्वानिन, इसमें साइटोसिन, इसमें साइटोसिन। मगर जो आरएनए है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है। क्या आता है, यूरेसिल आता है। तो यहां से कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में भी बनता है कि कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस पेयर डिफर है आरएनए में एज कंपेयर टू डीएनए होता है। तो कौन से वाला है, थाइमीन है, और थाइमीन की जगह कौन आ रहा है, यूरेसिल आ रहा है। और यदि डीएनए में पूछ ले कि भाई डीएनए में कौन सा बेस पेयर डिफर है, किसके कंपैरिजन पर, आरएनए के कंपैरिजन पे, तो डीएनए में यूरेसिल की जगह कौन आ रहा है, थाइमीन आ रहा है। तो तीनों नाइट्रोजीनियस बेस पेयर तो दोनों में सेम होते हैं, मगर नीचे वाला अलग अलग होता है। इसमें थाइमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, या कहें कि इसमें यूरेसिल की जगह कौन होता है, थाइमीन होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, जो डीएनए है इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं
जो नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन जो नाइट्रोजीनियस बेस है ऑलवेज इन पेयर्ड होते हैं, ऑलवेज इन पेयर्ड होते हैं। तो ये हमेशा किस में होते हैं? पेयर्ड में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो है, डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो यहां पर हम सीधा नाइट्रोजीनियस बेस लिख देते हैं। तो इसमें 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं या 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। चलिए ये रहा। तो भैया जो डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो ऑलवेज पेयर में होते हैं। क्या मतलब है? एडेनिन हमेशा जुड़ा रहता है थाइमिन से जुड़ा रहता है। तो एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थाइमिन से जुड़ा रहता है। और साइटोसिन हमेशा जुड़ा रहता है ग्वानिन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? ग्वानिन से। ये बात याद रखनी है कि डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है या नाइट्रोजीनियस जो बेस पेयर है या नाइट्रोजीनियस जो बेस है वो हमेशा पेयर में होते हैं। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमिन से जुड़ता है। और एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जो बीच में 2 लाइन खींची है तो दे रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एडेनिन किससे जुड़ा है? थाइमिन से। या कहें कि थाइमिन किससे जुड़ा है? एडेनिन से। साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है? ग्वानिन से जुड़ा रहता है। या कहें कि ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से जुड़ा रहता है थ्रू ए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि डीएनए जो होता है, जो आरएनए होता है, इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं या कहें नो पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस जो बेस हैं या नाइट्रोजीनियस जो बेस पेयर हैं उनमें कभी कोई पेयरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड है। तो एक में एक आ गया नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरे में दूसरा आ गया, तो जिस वजह से पेयरिंग हो गई। जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और सिंगल स्टैंड होने की वजह से इसमें नाइट्रोजीनियस बेस में किसी भी तरह की कोई पेयरिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पेयरिंग नहीं होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं तो छठा पॉइंट को देख लेते हैं। छठा पॉइंट जो होता है, 6 पॉइंट जो है वो ये है। तो बताइएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई डीएनए में कितने नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं? 4 होते हैं। और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो डीएनए है डज नॉट हेल्प इन ट्रांसलेशन। तो जो डीएनए है वो ट्रांसलेशन में कोई मदद नहीं करता है। तो डज नॉट हेल्प इन ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो डीएनए है वो ट्रांसलेशन में कोई मदद नहीं करता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो डीएनए है वो प्रोटीन बनाने में कोई मदद नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, डीएनए डज नॉट हेल्प इन ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है कि आपके शरीर में लगातार प्रोटीन बनती रहती है। बनती रहती कि नहीं बनती रहती? बनती रहती। क्यों? देखिए, शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं। शरीर के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो सब क्या है? प्रोटीन्स हैं। शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें से 90% क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। तो शरीर के अंदर प्रोटीन लगातार बनती रहती है। बट प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बायोलॉजी में कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है? ये प्रोटीन बनाने का एक प्रोसेस है। तो प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोटीन बनाने का एक प्रोसेस है, इसी को बायोलॉजी में हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए है वो कोई भी ट्रांसलेशन में या कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता है। जबकि आरएनए जो होता है वो मदद करता है ट्रांसलेशन में। तो कहें कि इट हेल्प इन ट्रांसलेशन होता है। तो इट हेल्प इन ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है इट हेल्प इन ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो कहने का मतलब ये है
कि भाई जो आरएनए है वो ट्रांसलेशन में मदद करता है, या कहें कि जो आरएनए का मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कहते हैं बायोलॉजी में हम लोग? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा कि इट हेल्प इन ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो हमारा आरएनए है वो मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, या कहें कि जो आरएनए है वो मदद करता है ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, या कहें कि प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। तो आगे चलते हैं, इतने हम लोग इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। तो हमारे जो डिफरेंसेस हुए वो तो यहीं पर हमारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के संबंध में। चलिएगा, तो बताइए मेरे को, डीएनए और आरएनए में 4-4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं या बेस पेयर होते हैं। कौन कौन सा बेस पेयर डिफर होते हैं? तो जो आरएनए है, आरएनए में थाइमीन की जगह कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। या कहें कि भाई डीएनए में यूरेसिल की जगह कौन आ जाता है? थाइमीन आ जाता है। और थाइमीन किससे जुड़ा रहता है? एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थाइमीन से। और थाइमीन किससे जुड़ा रहता है? एडेनिन से। साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है? ग्वानिन से। या कहीं ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से। और कैसे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब देखिएगा, जो डीएनए था, डीएनए का जो सबसे फेमस और लास्ट मॉडल दिया वो किसने दिया? जेडी वॉटसन ने। किसने दिया? जेडी वॉटसन ने। एंड एफएचसी क्रिक ने दिया। या कहीं सिंपल, किसने दिया? वॉटसन ने दिया। और किसने दिया? क्रिक ने दिया। तो क्रिक ने दिया। तो भैया जो जेडी और वॉटसन थे, इन्होंने क्या दिया? डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसका दिया? डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसका दिया? डीएनए का दिया। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए था उसको किसने दिया? हु प्रपोज्ड इट? किसने प्रपोज किया? तो किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक ने किया। किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इसको पूरा नाम है वॉटसन का जेडी वॉटसन, और क्रिक का नाम है एफएचसी क्रिक भी बोल देते हैं। तो बताइएगा, डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसने दिया डीएनए का? जेडी वॉटसन एंड एफएचसी क्रिक ने दिया। अब देखिएगा, रफली हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक डीएनए बना लेते हैं। तो ये डीएनए बना लिया हम लोगों ने। अब इस तरह से ये हम लोगों ने डीएनए बना लिया। चलिएगा देख लेते हैं, ये कुछ डीएनए बन गया है। इस तरह से ये डीएनए बन गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से ये डीएनए बना दिया है, ये बना दिया। अब देखिए, ये पूरा डीएनए है। अब ये क्या है? ये भी एक डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये भी एक डीएनए का क्या है? स्ट्रैंड है। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। तो इसलिए डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, या कहीं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये बात किसने बताई थी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल हेलिकल होते हैं? तो वॉटसन और क्रिक ने बताई थी। अब इस डीएनए के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। तो ए किससे जुड़ा रहता है? मैं बता चुका हूं किससे जुड़ा रहता है? टी से जुड़ा रहता है। या कहीं कि टी किससे जुड़ा रहता है? ए से जुड़ा रहता है। सी किससे जुड़ा रहता है? जी से जुड़ा रहता है। या कहीं कि जी किससे जुड़ा रहता है? सी से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से पूरे डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस पेयर जो है वो बार बार क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए, ए मतलब एडेनिन है, टी मतलब थाइमीन है, और इनके बीच में जो ये 2 लाइनें हैं ये बता रही है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को। सी क्या है? साइटोसिन है। जी कौन है? ग्वानिन है। और इनके बीच में जो 3 लाइनें हैं ये बता रही है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रही है। किसको बता रही है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रही है। अब देखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि आप लोगों की सेल में कितने तरीके के आरएनए पाए जाते हैं। तो आपकी जो सेल है उस सेल के अंदर 3 तरीके के आरएनए पाए जाते हैं। तो कितने तरीके के आरएनए होते हैं? 3 तरीके के आरएनए होते हैं। या हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ आरएनए जो होता है मेनली 3 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है एमआरएनए, और एमआरएनए को हम लोग कहते हैं, एक होता है हमारे पास एमआरएनए, और एमआरएनए को हम लोग कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल होते हैं, कि कितने प्रकार के आरएनए सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो कितने तरह के पाए जाते हैं? 3 होते हैं। तो पहला कौन है? एमआरएनए, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दूसरा होता है टीआरएनए, तो टीआरएनए को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या कहते हैं? ट्रांसफर
आरएनए कहते हैं। तो ये ट्रांसफर आरएनए हो गया, तो ये ट्रांसफर आरएनए हो गया। और जो नेक्स्ट आरएनए होता है उसका नाम होता है आरआरएनए, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं राइबोसोमल। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो बताइएगा आपकी सेल के अंदर कितने तरीके के आरएनए मिलेंगे आपको? 3 तरीके के आरएनए है। पहले का नाम मैसेंजर आरएनए, जिसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एमआरएनए से। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीआरएनए से। और एक होता है आरआरएनए, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आरएनए से। आर छोटा रहता है, टी भी छोटा और एम भी छोटा होता है। अब इन सभी आरएनए के अलग अलग क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर ये कहीं या बॉडी के क्या कहें अंदर कहें। अब देखिएगा एक और कुछ बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखिएगा अब क्या होता है, डीएनए जो होता है वो कितने कंपोनेंट से बना होता है? 3 कंपोनेंट से बना होता है। तो एक तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दूसरा कौन है? फॉस्फेट ग्रुप है, और तीसरा कौन है? नाइट्रोजीनियस बेस है। तो इनको देखते हैं कि ये कैसे तीनों जुड़ करके क्या कहलाते हैं। तो जो डीएनए है वो 3 कंपोनेंट से बना है। एक का नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, और नेक्स्ट कौन है? नाइट्रोजीनियस बेस है। देखिए नोट, देखिए नोट क्या है। यदि हमारा डीएनए में देखते हैं, यदि हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, या हम कह सकते हैं पेंटोस शुगर, क्या है? पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर, तो पेंटोस शुगर क्यों बोला इसको? क्योंकि ये 5 कार्बन से बनी है, पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर में कौन आ सकता है? डीऑक्सीराइबोस भी आ सकता है, तो डीऑक्सीराइबोस भी आ सकता है, और कौन आ सकता है? राइबोस भी आ सकता है। क्योंकि भाई डीऑक्सीराइबोस शुगर भी 5 कार्बन से बनी है, और राइबोस शुगर भी किससे बनी है? 5 कार्बन से बनी है। तो विज्ञान कहता है कि यदि पेंटोस शुगर में चाहे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो और चाहे वो राइबोस शुगर हो, दोनों में से कोई भी एक यदि जुड़ जाती है किससे? नाइट्रोजीनियस बेस से। किससे जुड़ जाती है? नाइट्रोजीनियस बेस से। अब वो नाइट्रोजीनियस बेस में भी एक होना चाहिए, चाहे तो वो एडेनिन हो, चाहे वो ग्वानिन हो, चाहे वो कौन हो? थाइमीन हो, चाहे वो कौन हो? साइटोसिन हो, और चाहे वो यूरेसिल हो। इन 5 में से किसी भी एक से जुड़ जाए। तो मतलब पेंटोस शुगर जब हमारी जुड़ जाती है किससे? नाइट्रोजीनियस बेस से। अब वो नाइट्रोजीनियस बेस एक से जुड़ेगी, इनमें से 5 में से चाहे वो कोई भी हो, तो तब वो कहलाती है न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। तो एनसीईआरटी में पूछा गया है कि भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो आपको लिखना है कि व्हेन पेंटोस शुगर, जब पेंटोस शुगर अटैच्ड विद वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस, देन वी कॉल इट न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जब पेंटोस शुगर में भी इधर डीऑक्सीराइबोस और राइबोस होते हैं, या तो डीऑक्सीराइबोस हो या राइबोस हो। जब वो जुड़ जाती है वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस से, तो तब वो कहलाती है न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। अब आगे चलिएगा, अब और देखते हैं थोड़ा सा। जब हमारी पेंटोस शुगर, अब पेंटोस शुगर में भी आपको पता है, तो पेंटोस शुगर में भी चाहे कौन सी हो? डीऑक्सीराइबोस हो, या फिर कौन हो? राइबोस हो। वो किससे जुड़ जाए? किससे अटैच हो जाए? वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस। अब वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस कौन है? एडेनिन से जुड़ जाए, या फिर ग्वानिन से जुड़ जाए, या थाइमीन से जुड़ जाए, या साइटोसिन से जुड़ जाए, या यूरेसिल से जुड़ जाए, यस। और साथ साथ किससे जुड़ जाए? फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाए। तो किससे जुड़ जाए? फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाए। तो अब इन तीनों को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो इनमें दोनों में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब हमारी पेंटोस शुगर में भी चाहे वो डीऑक्सीराइबोस हो चाहे वो राइबोस हो, जुड़ जाए वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस से, तो तब वो कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। और जब हमारी पेंटोस शुगर चाहे वो डीऑक्सीराइबोस है चाहे वो राइबोस है, जुड़ जाए नाइट्रोजीनियस बेस से, और वो एक होना चाहिए वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस से,
और साथ में फॉस्फेट ग्रुप से, तो तब वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। तो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिक यूनिट है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक, न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक क्या? एसिड होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कौन है आपके पास? डीएनए और कौन है? आरएनए। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई डीएनए की बेसिक यूनिट क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। पूछ लेगा कि आरएनए की बेसिक यूनिट कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड है। या पूछ ले कि न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड है। तो मैंने यहां लिख दिया कि न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि जो डीएनए और आरएनए है उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड हैं। क्या है? बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड है, और वो सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी हुई है। तो हम एक शब्द में ये भी कह सकते हैं, यदि हम इधर से मिटाएं इसको, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है और कौन है? आरएनए है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए एंड आरएनए इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो डीएनए और आरएनए है वो एक बहुत लंबी चेन है। क्या है? एक बहुत लंबी चेन है। और किसकी बहुत लंबी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की चेन है। क्यों? क्योंकि डीएनए और आरएनए में कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेसिक यूनिट है। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जब पेंटोज शुगर वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जुड़ती है, साथ में फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ती है, तो तब बनता है न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो नोट में हमने लिखा कि डीएनए और आरएनए इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। अब कहेंगे सर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े रहते हैं? तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। किससे जुड़ा रहता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। द न्यूक्लियोटाइड, तो यहां लिख सकते हैं द न्यूक्लियोटाइड is attached together through a phosphodiester लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है? ये एक बॉन्ड होते हैं, ये एक लिंकेज होती है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो कहने का मतलब है कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी रहती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ी रहती है। तो भैया तो डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए जो है वो एक लॉन्ग चेन है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ी है। तो इसी तरह से आप लोगों का जो 11th का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का, तो ये टॉपिक को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। आज के लिए धन्यवाद।